बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। बात करेंगे आज एंटरप्रेन्योरशिप के एमजीडी 602 के थीम नंबर 14 की। ये 14 सेकंड क्लास है, सुबह 15 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो भी कंप्लीट करके इस सब्जेक्ट को आज आपके लिए वाइंड अप कर देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारा जो सब्जेक्ट जो ग्रोथ से रिलेटेड है, ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर फर्म एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ मॉडल जो है वो टोटल 5 स्टेजेस पर मबनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहली स्टेज एग्जिस्टेंस है, सर्वाइवल, सक्सेस। आगे ये टेक ऑफ जो है ये बेसिकली ग्रोथ ही है। ठीक है, और उसके बाद रिसोर्स मैच्योरिटी। ये टोटल 5 स्टेजेस हैं। इन 5 स्टेजेस को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो टेक ऑफ है ये ग्रोथ को ही कहते हैं जी। सबसे पहले एग्जिस्टेंस है, गेनिंग कस्टमर एंड कैप्चरिंग मार्केट, डिलीवरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंटरप्रेन्योर्स डायरेक्टली सर्वाइव सुपरवाइज टीम। अब देखिए, पहली है जी हमें एग्जिस्टेंस। हम मार्केट में एंटर होते हैं, अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं, कस्टमर्स गेन कर रहे हैं, मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी टीम को सुपरवाइज कर रहे हैं। अब ये हमारी इनिशियली भी ग्रोथ स्टेज ही कंसिडर होती है कि हम अभी मार्केट में आए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, कस्टमर्स को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो इजीली डिलीवर हो सके, उनको पहुंचाएं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो है वो टीम को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, उन्हें ट्रेन कर रहे हैं कि वो अच्छे तरीके से इस काम को सर अंजाम दें। दूसरी फेज आ जाती है सर्वाइवल फेज। अब चूंकि हम मार्केट में आ गए हैं, ये चीजें हम कोशिश कर रहे हैं, तो अब बिजनेस इन वर्केबल कंडीशन में है। हमें अपने बिजनेस के लिए सफिशिएंट कस्टमर चाहिए ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकें और कम आज कम हम ब्रेक इवन को मीट कर सके, इतना रेवेन्यू जनरेट कर सके। अब देखिए, इनिशियली तो मार्केट में आगे 1-2 महीना, 3 महीने, 4 महीने तो आपने मेहनत कर ली, अपनी एग्जिस्टेंस शो कर ली, लेकिन इतना तो हम पहले हर बिजनेसमैन ने मार्जिन रखा होता है कि 3-4 महीने या 6 महीने मेरे निकल जाए, तब तक मेरा बिजनेस इस काबिल हो जाएगा कि मैं कम से कम अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकूं, इतना रेवेन्यू अर्न करूं। अब वो जब इस पोजीशन में आ रहा होता है तो इसको उसकी सर्वाइवल फेज कहते हैं। अगर वो इस पोजीशन को अटेन कर लेता है, वो सर्वाइव कर जाएगा। अगर वो अगले 6 महीने, यानी कि पहले 6 महीने तो उसने अपना बजट पहले सेट किया था, अब अगले 6 महीने वो अपने सर्वाइवल की मेहनत कर रहा है। अगर वो अपने आप को सर्वाइव करा देता है, और समटाइम ये सर्वाइवल 6 महीने से लेकर साल डेढ़ तक भी चलता है। अगर वो अपने आप को सर्वाइव करवा गया है, तो वो फिर अब तीसरी फेज में आ गया, सक्सेस की फेज में। उसका साइज ग्रो करेगा, कंप्लेक्सिटी इंक्रीज करेगी, एम्प्लॉयज की तादाद इंक्रीज करेगी, प्रॉफिट जनरेशन होगी, उसके ब्रांड डेवलप हो रहा है और वो कंपटीशन को फेस करने के काबिल हो गया। अब वो सक्सेस की फेज पर आ गया। जब वो सक्सेस की फेज को अटेन कर लेता है, वो कंपटीशन को फेस कर रहा है, वो अपने साइज को बेहतर कर रहा है, वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो फिर अब वो ग्रोथ की तरफ आ गया। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट जनरेट होना है तो उसके बाद ग्रोथ स्टार्ट होनी है। अब प्रॉफिट अगर जनरेट कर लिया, तो प्रॉफिट जनरेट करने के बाद एक्टिविटी आती है कि या तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि मालिकान ले जाए सारा, और जहां प्रॉफिट रिटेन रख लो। अगर तो रिटेन रख लिया तो कंपनी अल्टीमेटली ग्रोथ की तरफ आ गई। ग्रो किस तरह होना है, हम अपने फाइनेंस को किस तरह हैंडल करेंगे, ये सीधी सी बात है ना। दैट ग्रो फॉर दैट ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए फाइनेंस को किस तरह हैंडल करेंगे, हम कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना रिटेन करेंगे, उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हम प्रोडक्ट और सर्विस को इम्प्रूव कर रहे हैं दिन ब दिन। उसके बाद आता है रिसोर्स मैच्योरिटी, और फिर हम आगे, हम जब ग्रोथ स्टेज को क्रॉस करके अब मैच्योरिटी स्टेज पे आ गए हैं। अब हमें सिर्फ अपने आप को स्टेबल करना है, स्ट्रेंथन एंड कंट्रोल द फाइनेंशियल गेन, मेंटेन द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल साइज इंक्लूडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। हम अपने जो स्मॉल साइज है, जो बिजनेस यूनिट्स हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करते हुए अपने आप को मेंटेन करना है, बजट शुरू करने हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम, अपने कॉस्ट सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करना है, टीम्स को फंक्शनल करना है। और फिर जब हम मैच्योरिटी फेज पर आ गए, तो अब हमें एंटरप्रेन्योर स्पिरिट को कंप्रोमाइज करना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि अब हमें अपने आप को चूंकि मैच्योरिटी फेज पर स्टेबल करना है। जब हम स्टेबल कर लेंगे, तो फिर हम दोबारा से अपने सर्वाइव सक्सेस और ग्रोथ फेज को अटेन करेंगे, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करके या नई मार्केट्स में एंटर करके।
उससे पहले हमें अपनी मार्केट्स को ग्रिप करना है, इस काबिल करना है कि ताकि हम शो ऑफ करा सके कि जी अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब हम आगे चलने के काबिल हैं। अगली फेज़ पे आते हैं। अब जो ग्रोथ फेज़ है, ये आगे ग्रोथ मॉडल जो है, ग्रेनियर ग्रोथ पिछला कौन-सा था? बिज़नेस ग्रोथ मॉडल। अब ये गेर्नियर ने ग्रेनियर इसने ग्रोथ मॉडल 6 हिस्सों में कैटेगराइज़ दिया। पहला इसने कहा ग्रोथ थ्रू क्रिएटिविटी। ये जो हमारा पहला था जिसमें हमने क्या कहा जी? एक्जिस्टेंस। यानी कि नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो हमको क्रिएटिविटी के थ्रू कोई ऐसी सेपरेट प्रोडक्ट लेके आते हैं। फिर हमारे पास ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन आ जाती है। अब हमें डायरेक्शन मिल रही है। उस नई प्रोडक्ट को हम जब मार्केट में लॉन्च करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि हमें किस मार्केट में जाना है, किस मार्केट में नहीं जाना। फिर उसके बाद आता है ग्रोथ थ्रू डेलीगेशन। अब चूंकि हम डायरेक्शन होगी, फिर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी डेलीगेशन और और हमारे सीनियर्स की या एक्सपर्टीज जो है उनकी डेलीगेशन जो है उन उसके थ्रू हम ग्रोथ हासिल करते हैं। फिर आती है कोऑर्डिनेशन, जो इंटरनल कोऑर्डिनेशन है। फिर कोलैबोरेशन आती है दूसरे बिजनेसेस का, दूसरी मार्केट्स में, अपने कस्टमर्स का कोलैबोरेशन, अपने एम्प्लॉयर्स सप्लायर्स का कोलैबोरेशन। और फिर आता है ग्रोथ थ्रू अलायंस। हम जब हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं, छठी स्टेज पर, तो अब हम अलायंस पे आ गए हैं। तो अलायंस बेसिकली क्या है कि हम अब सपोर्ट कर भी रहे हैं, सपोर्ट ले भी रहे हैं। अब हर कोई हमारे पीयर बनने के लिए, हमारा साथी बनने के लिए तैयार है। हम इस स्टेज पर आ गए हैं। अब इन 6 स्टेजेस में कुछ रुकावटें आती हैं। देखिए, क्रिएटिविटी हम कर रहे हैं, तो क्रिएटिविटी अगर हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्रिएटिविटी से निकल कर जब हमें डायरेक्शन में आना है, तो हमें बीच में एक चीज़ डिस्टर्ब करती है। अगर हमारे पास प्रॉपर लीडरशिप है, तो हम डायरेक्शन फेज़ में आ जाएँगे। अब हमें डायरेक्ट करने के लिए बंदा मौजूद है, लीड करने के लिए मौजूद, हमें गाइड करने के लिए बंदा मौजूद है, वो हमें डायरेक्शन बताएगा, वो हमें मार्केट्स बताएगा, हमें किस मार्केट में जाना है, हमें कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल है, कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ये चीज़ें। ये आ जाता है हमारा ग्रोथ, डायरेक्शन आ गई। इसके बाद हमारे पास ये लीडरशिप हो गया क्राइसिस। फिर ऑटोनॉमी क्राइसिस। ऑटोनॉमी कहते हैं इंडिपेंडेंसी, कि कंपनी जो है अपने फैसले आप करे। जब डायरेक्शन हमें मिल गई, अब क्योंकि हम समटाइम डायरेक्शन जो है एक्सटर्नल सोर्सेज से लेते हैं। हम किसी कंपनी को हायर करते हैं, किसी मार्केटिंग फर्म को हायर करते हैं जो हमें गाइड करती है, जो डायरेक्शन देती है कि हमें किस तरह की मार्केटिंग करनी है, वो हमारे लिए मार्केटिंग करते हैं। फिर हम आ जाते हैं डेलीगेशन में। हम अपनी सॉरी लीडरशिप डायरेक्शन तो मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हम अपने जो हमने क्या करना है, डेलीगेशन में आना है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना है, अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करना है, दूसरे डिपार्टमेंट्स को डेलीगेट करना है। तो यहाँ पे जो आता है वो आता है जी ऑटोनोमस क्राइसिस, ऑटोनॉमी, कि सम टाइम जो ऑनर्स हैं वो अपनी कुछ अपनी पावर्स को डेलीगेट नहीं करना चाह रहे। अगर वो डेलीगेट करेंगे, अगर उनमें खुद मुख्तारी देने की सलाहियत है, तो अपनी हाँ वो ऑटोनॉमी क्राइसिस में नहीं आएंगे, वो ऑटोमेटिक ग्रो थ्रू डेलीगेशन में चले जाएंगे। फिर डेलीगेशन से निकलकर जब हम डेलीगेट पावर्स को डेलीगेट कर दिया, अब हम ये देखेंगे क्या वो प्रॉपर कंट्रोल मौजूद है, क्या वो लोग जिनको हम पावर डेलीगेट किए हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। हम उनका चेक एंड बैलेंस करेंगे। अगर हमारी कंट्रोलिंग प्रॉपर मौजूद है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर जब हम पावर्स डेलीगेट किए हैं, उनकी और हमारे दरमियान और उनके सबऑर्डिनेट्स के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है? तो कंट्रोल क्लासेस से हम निकल आएंगे। अगर तो हम हमारा कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है, हमने पावर डेलीगेट कर दी और वो लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अपनी हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारा कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, तो हम कंट्रोल क्राइसिस में आ गए। अब जब कोऑर्डिनेशन होगी, तो उसके बाद आता है जी कोऑर्डिनेशन से हम कोलैबोरेशन की तरफ जाएंगे। तो कोलैबोरेशन के दरमियान आता है रेड टैप क्राइसिस। अब रेड टैप क्राइसिस क्या होता है? रेड टैप क्राइसिस मैंने यहाँ पे निकाला हुआ था। ये चैट जीपीटी थोड़ी सी मैंने हेल्प ली। किधर गया जी? ये है जी। रेड टैप क्राइसिस ग्रो इज अ ग्रोथ refers to situation where excessive bureaucracy, regulations and administrative procedure hinder economic and business growth। ये वो सिचुएशन है जिसमें हमारे पास मशवरे देने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, हर बंदा कहता है जी मैं बेहतर हूँ। कोऑर्डिनेशन तो हो गई, लेकिन उस कोऑर्डिनेशन में हर बंदा अपने आप को नॉमिनेट करना चाह रहा है, हर बंदा मशवरा देना चाह रहा है, हर बंदा ये चाह रहा है कि मुझे इख्तियार दिया जाए, हर बंदा चाह रहा है कि मुझे इम्पोर्टेंस दी जाए। तो ये क्राइसिस आ जाते हैं। हाँ, अगर आप इनको कंट्रोल कर लेते हैं और इनसे निकल आते हैं, तो अब आप कोलैबोरेशन में आ गए। अब आप दूसरी कंपनीज के साथ, दूसरे अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने
सप्लायर से कोलैबोरेट कर लेते हैं, आप कोलैबोरेट कर लेते हैं अपने सप्लायर के साथ, उनके साथ आपकी डील हो गई, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया जी, उन्होंने सारा रॉ मटेरियल आपको सेल करना है और आपने किसी और से रॉ मटेरियल परचेज नहीं करना, दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन अगर प्रॉपर हो गई है तो उसके बाद आप अल्टीमेटली या तो ग्रो करेंगे और या नहीं करेंगे। अगर आप ग्रोथ कर लेते हैं, ग्रोथ को अटेन करते हैं, अच्छा ग्रो करते हैं, तो अल्टीमेटली ग्रोथ थ्रू अलायंस में आप शिफ्ट हो जाएंगे, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जी, प्रिपेयरिंग फॉर ग्रोथ में हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। हम 2 लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में छोटा स्टार्ट है कि प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होती है मार्केट में, नई प्रोडक्ट मार्केट में आई। जब अगर इंट्रोड्यूस होने के बाद अगर वो अपना अच्छा परफॉर्म करती है तो अल्टीमेटली वो ग्रोथ स्टेज में आ जाती है। जिस तरह के नेक्स्ट कोला को ज़्यादा देर नहीं हुई, लेकिन नेक्स्ट कोला गवर्नमेंट से ज़्यादा अपना वर्थ बनाने में कामयाब हो चुकी है। ठीक है? तो गवर्नमेंट ने एक अच्छी ग्रोथ पकड़ी, लेकिन वो मैच्योरिटी फेज में आके अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका और वो काफी हद तक डिक्लाइन में चला गया। लेकिन स्टिल वो जो कि बायकॉट चल रहा था, तो बायकॉट की वजह से वो मार्केट में इन है, अदरवाइज वो मार्केट से एलिमिनेट होने के भी चांसेस थे उसके। जबकि नेक्स्ट कोला जो है वो बेहतर तरीके से अपने आप को रिटेन करने की कोशिश कर रही है और वो प्रॉपर ग्रो कर रही है। ठीक है, अभी वो मैच्योरिटी फेज में नहीं आई, लेकिन वो ग्रोथ उसकी अच्छी चल रही है। मैच्योरिटी फेज वो होती है जब प्रोडक्ट प्रॉपर ग्रो करके मार्केट में अपना नाम बना चुकी है और अब वो मैच्योरिटी फेज पर है, अब वो मार्केट में सेल आउट हो रही है। लेकिन अगर इन केस वो अपनी मैच्योरिटी को स्टेबल नहीं रख पाती तो वो डिक्लाइन में चली जाएगी। इस तरह इंडस्ट्री लाइफ साइकिल आता है कि सबसे पहले इंडस्ट्री इनिशियली स्लो ग्रोथ होती है, प्राइसेस हाई हैं, कोई भी नई इंडस्ट्री आती है, ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटली वो रैपिड ग्रोथ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर उनकी ग्रोथ यानी कि एक पहले ग्रोथ कम थी, फिर एकदम इंक्रीज हुई, फिर ग्रोथ कम हुई। यहाँ भी देखिए ना, अ, ये थोड़ा सा ना अगर हम इसको करें तो ये लाइन यहाँ तक होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब है ये सारा बड़ा रैपिड ऊपर आया और फिर ये थोड़ा सा इसका यानी कि इजाफा कम हुआ और अल्टीमेटली ये मैच्योरिटी फेज पे आ गई। ये जो इसका सारा पोर्शन है ये मैच्योरिटी फेज है और मैच्योरिटी से डिक्लाइन में आ गई इंडस्ट्री। अब कई इंडस्ट्रीज हैं, आप इसको किसी कंपनी से नॉमिनेट कर लें तो आपको बात समझ आ जाएगी। बाकी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हम बात कर लेते हैं जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। मिट्टी के बर्तन अब तो नहीं, ये इंडस्ट्री बड़ी पुरानी थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने बड़ी रैपिड ग्रो किया, मैच्योरिटी पे आई। लेकिन अब जो कि मार्केट में बहुत सी टाइप बर्तनों के शीशे है, ठीक है, मेलामाइन है, प्लास्टिक है और वो मसाले के बर्तन कुछ बनते हैं, यानी कई तरह के, जैसे चीनी के बर्तन का, पत्थर के बर्तन। तो इतनी टाइप्स आने के बाद जो मिट्टी के बर्तन है वो इंडस्ट्री डिक्लाइन कर गई। खैर, आगे चलेंगे। एक्विजिशन एंड मर्जर्स। एक्विजिशन और मर्जर्स क्या होते हैं जी? पहले तो इनको देख लें, फिर आगे पढ़ेंगे। व्हाट आर एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन? सिंपल सी बात, आप एक टर्म जेन में रख लें। अगर दो बिजनेसेस मिलके, ए प्लस बी मिलके कोई सी बिजनेस बन जाता है तो दिस इज कॉल्ड मर्जर। ठीक है, जैज और वारिद मिले और ये बन गया मोबलिंक। पहले मोबलिंक था, लेकिन वो जैज के नाम से सिम चला रहे थे, वो वारिद के नाम से चला रहे थे, उन्होंने कंबाइन करके मोबलिंक बना लिया। आप देखें कि जैज कैश तो मौजूद है क्योंकि वो जैज कैश एक सेपरेट अदारा था, लेकिन जो जैज वर्ल्ड था उसे उन्होंने समोसा ऐप बना दिया ताकि वो जैज का टर्म खत्म हो जाए। ऐप वही थी, नाम बदल दिया तो जैज का नाम, क्यों? क्योंकि वो मोबलिंक हो गया। आप इसको एक्विजिशन भी कह सकते हैं। एक्विजिशन में क्या होता है कि एक ए फर्म है, एक बी फर्म है, ये इसको परचेज कर लेते हैं। परचेज करने के बाद ये इसमें मिक्स हो गई, इसका वजूद खत्म हो गया और ये प्रेजेंट है जी। ठीक है, इन एक्विजिशन वन कंपनी परचेज द अदर outright. The acquired firm does not change its legal name or structure but the owned by parent. जो कंपनी एक्वायर की जाती है उसका अपना नाम मौजूद रहता है, लेकिन वो पेरेंट के अमाउंट हो जाती है। सॉरी, इसका नाम मौजूद रहेगा लेकिन ये इसके अंडर काम कर रही है, इसका नाम मौजूद है जी। इसकी मिसाल कोई भी ले ले, आप ले ले इसकी मिसाल, हाँ, सेवन अप। पेप्सी ने सेवन अप को परचेज कर लिया। सेवन अप का नाम तो मौजूद है लेकिन वो ओन्ड बाय पेप्सी है, क्योंकि पेप्सी जो सेवन अप थी पहले इंडिपेंडेंट थी।
नेक्स्ट चलेंगे मर्जर। मर्जर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फर्म व्हिच सब्सिक्वेंटली फॉर्म अ न्यू लीगल एंटिटी अंडर द बैनर ऑफ वन सेपरेट नेम, एक सेपरेट नेम। अब मर्जर्स कौन कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल मर्जर में दो सेम लेवल के बिजनेसेस, जिस तरह जैज भारत में बताया हॉरिजॉन्टल मर्जर था। वर्टिकल मर्जर क्या होगा? वर्टिकल मर्जर में यहाँ तो सप्लायर और कस्टमर, सप्लायर और आप अपने सप्लायर के साथ मर्जर करते हैं, या आप अपने क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ मर्जर करते हैं। तो ये वर्टिकल मर्जर कहलाता है। cogneric merger, two businesses are served to same consumer based on different ways, for example टीवी मैन्युफैक्चरर एंड केबल कंपनी। जी, दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के कंपनी जो है एक ही अगर कस्टमर डील कर रहे हैं, यानी कि दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, उनका मर्जर कोगनेरिक मर्जर कहलाएगा। आगे मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, टू बिजनेसेस आर सेल द सेम प्रोडक्ट बट इन डिफरेंट मार्केट्स। वो इकट्ठी हो जाती है, दो डिफरेंट मार्केट्स में सेल कर रहे हैं, आपस में कंबाइन हो गए, मर्जर कर लिया। प्रोडक्ट एक्सटेंशन में एक कंपनी के प्रोडक्ट्स डिफरेंट थी, एक की डिफरेंट थी, मर्जर किया, आप दोनों के प्रोडक्ट्स मिलके प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन हो गई। कोलैबोरेशन, टू बिजनेसेस हैव नो कॉमन बिजनेसेस, दो बिजनेसेस का मर्जर होता है लेकिन उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये नॉर्मली ऐसा कोई मर्जर बहुत रेयर होता है, नॉर्मली इस तरह के मामलों में एक्विजिशन होती है। स्ट्रेटजी टूल्स फॉर ग्रोथ प्रिपरेशन। अब ग्रोथ प्रिपेयर करने के लिए दो स्ट्रेटजी टूल्स हैं, एक तो है जी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी मैट्रिक्स, और दूसरा आ गया एनसॉफ मैट्रिक्स। अब पहले बीसीजी मैट्रिक्स की बात करते हैं। मार्केट शेयर है और इधर मार्केट ग्रोथ है। आपका अगर मार्केट शेयर हाई है और ग्रोथ भी हाई है तो आप स्टार्स में है। तो ये आप ले लें, जो मेरा ख्याल कोका कोला है, इसका मार्केट शेयर भी अच्छा है और ये इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, कोका कोला जो है। इसके बरक्स हाई मार्केट शेयर, ये देखें हाई मार्केट शेयर लेकिन लो ग्रोथ है, ये कैश कोज है, ये पेप्सी है जी। पेप्सी का मार्केट शेयर कोक से भी ज्यादा है लेकिन इसकी ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी कोक की चल रही है। इसके तरफ दूसरी तरफ आ जाए कि रिलेटिवली लो मार्केट शेयर है लेकिन ग्रोथ आई है, ये आ जाए जी नेक्स्ट कॉलम। ये बड़ी रैपिडली ग्रो कर रही है लेकिन इसका मार्केट शेयर बहुत कम है। हाँ, आपके ग्रोथ भी कम है, मार्केट शेयर भी कम है, तो आप आ जाते हैं इसे डॉग्स कहेंगे। ये आ गया गोरमे। गोरमे का मार्केट शेयर भी लो है, इसकी ग्रोथ भी लो है। फिर हमारे पास आ जाता है चार, उसने आगे बताए हैं जी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। इन चारों को देखते हैं, पहले जरा मैट्रिक्स को देखें। देखिए जिसने कहा है जी न्यू मार्केट्स, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स। आप एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ एग्जिस्टिंग मार्केट में रहते हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मार्केट को पेनिट्रेट करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस कम करेंगे। अच्छा, ये ब्लू है तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, मसला ही कोई नहीं है। ये जी लो मार्केट शेयर, सॉरी लो प्राइसेस, सॉरी प्राइसेस हम लो करते हैं आके मार्केट को पेनिट्रेट कर सकें, अपनी मदद से चला सकें। हाँ, हम नई प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में लेके आएंगे तो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ गए, हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आ रहे हैं। हम अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको नई मार्केट में लेके जाते तो फिर हमने मार्केट डेवलप की, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट। और अगर हमारी नई प्रोडक्ट है, नई मार्केट है, तो हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। मतलब क्या कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रहे हैं और नई प्रोडक्ट को नई मार्केट में जाके बेच रहे हैं। ये हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि हम अपने उसको अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें। लेकिन जब आपकी प्रोडक्ट नहीं होगी या और आपकी मार्केट में नहीं होगी तो आप रिस्क पे है। नई प्रोडक्ट को नई मार्केट में लेके जाए, होता पता नहीं वहां कुछ बनेगी, यहाँ बने। दोनों सूरतों में देखें, नई प्रोडक्ट की सूरत में भी आपका रिस्क है, नई मार्केट में भी रिस्क है, और जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो रिस्क बहुत हाई हो जाएगा। उसके बाद है क्रिएट आर एग्जिट स्ट्रेटेजी। जी, आप अगर प्रॉपर बिजनेस नहीं कर पाए, आप अपना अच्छा सेटअप नहीं बना पाए और आपको बिजनेस क्लोज करना पड़ता है, तो क्लोज करने के लिए कई इशू हैं। सबसे पहले कंप्लीटली क्लोज है बिजनेस। आप कंप्लीटली क्लोज करेंगे तो आपको फाइल डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंट जो है
कैंसल रजिस्ट्रेशन परमिट्स लाइसेंस बिजनेस नेम, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट योर फाइनेंस एंड रेपुटेशन, कंप्लाई विद एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉज, एम्प्लॉयमेंट और लेबर लॉज को कंप्लाई करेंगे। एम्प्लॉयज को प्रॉपर जो लॉज के मुताबिक 2-3 महीने की सैलरी देनी है वो सैलरी देंगे। कस्टमर्स को इन्फॉर्म करेंगे। जो इन प्रोग्रेस जॉब्स है जॉब्स को कंप्लीट करेंगे। हैंडल फाइनल रिटर्न्स और फॉर इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स, अपने फाइनल रिटर्न्स को हैंडल करेंगे ताकि इनकम टैक्स पे किया जा सके, सेल्स टैक्स पे किया जा सके, ताकि अपनी जो लाइबिलिटीज है उनको मीट अप किया मुकम्मल खत्म किया जा सके। यू मे सेल योर बिजनेस, अपना अगर बिजनेस सेल करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, एक्यूरेट टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे, अपने ब्रांड्स की फाइनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कस्टमर इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें इकट्ठी करेंगे और देखेंगे आपके बिजनेस की वर्थ क्या है। तो मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ एटलीस्ट 3 to 7 ईयर्स, पिछले 3 से 7 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे ताकि आप उसको शो ऑफ करा के अपनी प्रोडक्ट बिजनेस को सेल कर सकें। यू में डिक्लेयर बैंक्रप्सी फॉर लिक्विडेशन और लिक्विडेशन, अच्छा लिक्विडेशन के लिए बैंक्रप्सी डिक्लेयर करना। आप प्रिपेयर इन्वेंटरी एंड डिटरमाइन एसेट्स फॉर सेल, अपने एसेट्स को सेल पे लगाएंगे। सिक्योर योर मर्चेंडाइज, अपने मर्चेंडाइज को सिक्योर करेंगे। लिक्विडेशन सेटअप करेंगे। हो सकता है आप अदालत से नोटिस लें कि जी बिजनेस को लिक्विडेट करना है, तो इस तरह से लिक्विडेट होगा। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? ग्लोबलाइजेशन क्या है? आप अपने कम्युनिकेट करते हैं, प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, मुख्य रिसोर्सेज को एक्सचेंज करते हैं, कल्चर एक्सचेंज करते हैं, फाइनेंस को एक्सचेंज करते हैं आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। ठीक है, डिफरेंट नेशंस के अंदर जब ये काम कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड ऑफ प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, जॉब अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, कल्चर्स, ये सारी चीजें। ठीक है, और आजकल सबसे बड़ी ग्लोबलाइजेशन की मिसाल जो है ये आपकी ऑनलाइन बाइंग सेलिंग है, यानी कि ई कॉमर्स, और दूसरी है जी रिमोट जॉब्स। अच्छा, ड्राइव बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन, फास्ट ग्लोबलाइजेशन के बिहाइंड में क्या चल रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज एंडोमेंट, इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। ठीक है जी, नेचुरल रिसोर्सेज नए नए निकलना, किसी के पास कोई रिसोर्स है, किसी के पास कोई रिसोर्स है, तो अल्टीमेटली उसने ग्लोबलाइजेशन को फास्ट किया। ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होने की वजह से ये चीज़ें फास्ट हुई, ट्रेड पॉलिसीज की वजह से हुई, तो ये बड़ा कुछ हुआ। अब ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन सबसे बड़ी जो हुई, न्यू एंटरप्राइज सर्वाइव हुई, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बनी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मुख्तलिफ कंट्रीज में आई, जिसके थ्रू कंट्रीज के भी मामला बेहतर हुए। ठीक है जी, नेक्स्ट चलेंगे जी, हमारे पास है जी बोर्न ग्लोबल फॉर्म्स के, वही मैंने स्मॉल फॉर्म्स लॉन्च देयर विद क्रॉस बॉर्डर ट्रेड सिंस इंस्पेक्शन इंसेप्शन सॉरी, के जो छोटी फर्म्स हैं वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेस कर रही हैं। सर्विस आउटसाइड स्ट्रेटजी में लार्ज फर्म्स एक्सेस फॉरेन लेबर फॉर सर्विसेज थ्रू कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिपेंडेंट प्रोवाइडर। जिस तरह मुख्तलिफ हमारे यहाँ पे जो असेंबली पॉइंट्स बने हुए हैं गाड़ियों के, तो बाहर स्पेयर पार्ट्स आते हैं, यहाँ पे असेंबली होती है, असेंबलिंग होती है, तो यहाँ के मजदूरों को हायर किया जाता है, जिसका सर्विस आउटसाइडिंग। या फिर दूसरा ये जो रिमोट जॉब है, ये भी सर्विस आउटसाइडिंग है। जिस तरह ये कॉल सेंटर्स है, तो कॉल सेंटर हमारे मुल्क में है, लेकिन कंपनी अमेरिका की, प्रोडक्ट भी अमेरिका में सेल हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो कि लोग सस्ते मिलते हैं, तो उन्होंने कॉल सेंटर यहाँ पे बना लिया। अब जो कॉल वो बंदा को हेल्पलाइन पे कॉल करता है, तो वो कॉल सेंटर यहाँ पे डाइवर्ट होता है, जहाँ से उस कॉल को ट्रीट किया जाता है, कस्टमर को फैसिलिटेट किया जाता है। तो ये सर्विस आउटसोर्सिंग है। ऑफशोरिंग क्या होता है? स्ट्रेटजी वेयर फर्म्स रिलेट देयर ऑपरेशन अब्रॉड एंड अचीविंग कॉस्ट एफिशिएंसी, एक्सेस टू नॉलेज एंड वर्कर्स। ऑफशोरिंग में आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह ये है, मैंने अभी आपको दिया यहाँ, जिस तरह एप्पल है वो सारी अपनी प्रोडक्ट की सैम्पलिंग जो चाइना से करवाता है, तो ये ऑफशोरिंग कहलाता है। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री स्किल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी, स्ट्रेटजी फॉर गोइंग ग्लोबल, एक्सपोर्टिंग है, इंपोर्टिंग है, फॉरेन लाइसेंसिंग है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग है। ये अगली लाइन में चीजें बता दूं। एक्सपोर्टिंग क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट को दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक्सपोर्टिंग कहलाता है। इंपोर्टिंग क्या है कि आप बाहर से प्रोडक्ट्स अपने मुल्क में मंगवा रहे हैं, तो ये इंपोर्ट है। फॉरेन लाइसेंसिंग, आप अपने बाहर के मुल्क में एक प्रोडक्ट बेचने के लिए लाइसेंस हासिल करते हैं, जिसका फॉरेन लाइसेंसिंग। इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग, कि आप अपनी फ्रेंचाइज को इंटरनेशनल किसी दूसरी कंट्री में ओपन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्ट सिस्टम या फिर मैनेजमेंट ऑपरेशंस लेकर जाते हैं, तो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग है। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, कॉम्बिनेशन एफर्ट, आप किसी दूसरी के साथ कंपनी के साथ अलायंस कर लेते हैं और वो आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल आउट करते हैं। क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन, आप किसी दूसरी कंट्री में किसी कंपनी को परचेज कर लेते हैं, तो ये क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया डिजिटल एज। अच्छा, ये आगे कुछ नहीं है, ये आगे जनरल बातें उसकी है।
जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 11 था। सॉरी, थीम नंबर 14 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।